हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशन आर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ ओलिगोपोली। सो फर्स्ट वील बी स्टार्टिंग अबाउट द फीचर्स, फिर हम अलग अलग मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है। सो फीचर्स इज़ कि ओलिगोपोली के अंदर बहुत ही कम फॉर्म्स होती हैं, ज़्यादा फॉर्म्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर हम देख लें तो उसमें ज़्यादा फॉर्म्स नहीं है, देयर वेरी फ्यू फॉर्म्स। सिमिलरली अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, ऑल्दो बहुत सारी हैं बट जो मेजर हैं दैट इज़ कोका कोला एंड पेप्सी। ठीक है। सो ऐसे पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें जो फॉर्म्स होती हैं बहुत कम होती हैं और इनके बीच में कंपटीशन जो होता है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। बैरियर्स टू एंट्री रहता है, जैसे कि हमें पता है अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बात करें उस सेक्टर की, तो फॉर्म्स की इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैरियर्स रहते हैं एंट्री के। सिमिलरली देयर आर बोथ गुड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस भी होते हैं और डिफरेंशिएटेड गुड्स भी होते हैं, और फॉर्म्स जो हैं वो उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी होती है, जो कि कई मॉडल्स में हम पढ़ेंगे वो कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती अपने इंटरडिपेंडेंसी को, बट इंटरडिपेंडेंसी इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है। और नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, जैसे हम कोका कोला और पेप्सी की बात करें तो वो प्राइस कंपटीशन नहीं करती, प्राइस बार बार कम करेंगी तो प्राइस वॉर हो जाएगी। नॉन प्राइस कंपटीशन करती हैं। वो कैसे करती हैं, दे ट्राई एंड एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल कि उनका प्रोडक्ट ही बिके। सो दैट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। और इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व रहता है, इनके डिमांड कर्व को डिटर्मिन करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, इसलिए जो डिमांड कर्व होता है दैट इज़ इनडिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल इज़ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है। ऑल्सो इसमें दो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली होता है, वन इज़ कल्यूसिव ओलिगोपोली एंड अदर इज़ नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। कल्यूसिव ओलिगोपोली इज़ लाइक फर्म्स जो हैं वो म्यूचुअली एक अग्रीमेंट कर लेती है प्राइस या आउटपुट के बेसिस पे कि कंपटीशन को अवॉइड कर दें। ऐसा क्यों करती हैं कि कोई भी अनसर्टनिटी आगे आने वाली फ्यूचर में होगी उसे कम करने के लिए वो आज कोई ना कोई एक म्यूचुअल अग्रीमेंट कर देती हैं, या वो इकट्ठी मिलके प्राइस एक सेट कर लेती हैं या इकट्ठे मिलके आउटपुट को सेट कर लेती हैं, दैट इज़ कल्यूसिव ओलिगोपोली। सो ये कल्यूड करती हैं टुगेदर और फिर बिहेव करती हैं मोनोपोली की तरह। इनका एम क्या होता है, अपने कलेक्टिव प्रॉफिट को बढ़ाना, अपना इंडिविजुअल फर्म का प्रॉफिट नहीं बढ़ाना, इकट्ठे पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसके एग्जांपल्स रहते हैं हमारा कार्टेल, जो कि हमने बहुत वेल नोन एग्जांपल है ओपिक, जो कि एक कार्टेल है, और प्राइस लीडरशिप में तीन चीज़ें आती हैं, वन इज़ लो कॉस्ट डोमिनेंट फर्म और बैरोमेट्रिक, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ कल्यूसिव ओलिगोपोली। ऐसे ही नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली होती है, मतलब वो इकट्ठे कल्यूड नहीं करती। दिस इज़ नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली, ये इकट्ठे कल्यूड नहीं करती बट कम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ। और इंटरडिपेंडेंट इनका इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है, इवन दो रिकॉग्नाइज नहीं करती बट इनका इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक फॉर्म की दूसरी फॉर्म के ऊपर होती है। ठीक है। ऑल्सो इनका एक ही एम होता है कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे बढ़ाना है। दूसरे के प्रॉफिट से इनको मतलब नहीं होता, अपने प्रॉफिट फॉर्म एज एन इंडिविजुअल फॉर्म वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इनके दिमाग में नहीं रहता है, इनका दिमाग सिर्फ होता है अपने खुद के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली की, इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे कुर्नो, बर्ट्रैंड, चेम्बरलिन। तो पहले हम पढ़ेंगे कुर्नो डुओपोली मॉडल। डुओपोली मतलब जब दो फॉर्म्स होती हैं उनके बीच का जो मॉडल है, दैट इज़ इसमें कुर्नो के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो कुर्नो का मॉडल था दैट वाज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट ऑगस्टिन कुर्नो ने दिया था इन 1838। इसमें दो फॉर्म्स होती हैं जो कि वो करती हैं, जैसे एक मिनरल वाटर का एग्जांपल लिया हो कि वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके और आइडेंटिकल कॉस्ट है, और फॉर सिंप्लिसिटी इसमें ज्यूम किया हुआ कि आइडेंटिकल कॉस्ट यहाँ पे हम ज़ीरो मान रहे हैं कॉस्ट को। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, और हर एक फर्म जो है वो अज्यूम करती है कि जो कॉम्पिटिटर है वो चेंज नहीं करेगा अपना आउटपुट, सो देन दे फिक्स अपना आउटपुट अपने आप फिक्स कर लेती हैं। सो जैसे कि ये इस एक फिगर के अंदर आप देखोगे तो इफ़ फॉर्म ए है और एक फॉर्म बी है। ठीक है। सो फेज़ 1 और फेज़ 2 में इसको डिवाइड किया हुआ है, वैसे तो अलग अलग फेजेस होते हैं। तो फेज़ 1 के अंदर फॉर्म ए जो है वो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं,
दे ट्राई एंड प्रोड्यूस हाफ, मतलब कॉस्ट तो हमारी ज़ीरो है ही, ठीक है, कॉस्ट हमारी ज़ीरो है, यहाँ पे कॉस्ट है कॉस्ट ज़ीरो, और ये हमारा एम आर, जहाँ पे एम आर एम सी मीट किया ऑन द डिमांड का प्राइस और हमारा क्वांटिटी सेट हो गया, ठीक है। तो फर्म ए इनिशियली क्या कर रही है, हाफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, बाद में लेफ़्ट ओवर क्या है, बी के लिए बच जाता है, तो लेफ़्ट ओवर क्या करती है फर्म, इतना डिमांड का उसके पास बचता है फर्म बी के पास, फर्म बी क्या करती है, इसका हाफ प्रोड्यूस करती है, जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है, लेफ़्ट ओवर इज़ 1/4 हटा दिया तो हाफ का हाफ प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ 1/4 प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो इनिशियली तो पहले फॉर्म 1 के अज्यूम कर लेते हैं कि बी कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करी, तो वो अपना हाफ प्रोड्यूस करती है ऑफ द टोटल डिमांड, ठीक है। सो वही चीज़ लिखा है कि फर्म ए प्रोड्यूस करती है हाफ ऑफ द टोटल डिमांड, दैट इज़ एट पॉइंट ए वो प्रोड्यूस करती है फर्म ए, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमाइज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ एम आर और एम सी मीट करते हैं, और एम सी सिंस ज़ीरो है और एम आर जहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं, ऑन दैट ओनली हम डिमांड कर्व से प्राइस सेट कर रहे हैं। सो प्राइस लेवल जो है वो फिक्स कर दिया जाता है एट पॉइंट पी, ठीक है, इस पॉइंट पे प्राइस पी पर प्राइस सेट हो जाता है, ठीक है। और फर्म बी क्या करती है, उसके लिए हाफ मार्केट बचती है, जो कि अभी हमने बात करी थी, इतनी तो प्रोडक्शन हो चुकी है, इतनी हाफ बच जाती है, तो वो हाफ का हाफ प्रोड्यूस करती है, दे ट्राई एंड प्रोड्यूस हाफ, इसका हाफ प्रोड्यूस करती है, सो हाफ का हाफ इज़ 1/4, ठीक है, वो 1/4 प्रोड्यूस करती है, सो 1/4 फर्म बी प्रोड्यूस करेगी। फेज़ 2 अब आ जाता है, सिंस फर्म ए जो है वो प्रोड्यूस करती है हाफ ऑफ द मार्केट विच इज़ नॉट सप्लाइड, जो कि बी सप्लाई नहीं करता, तो फर्म ए क्या करती है, उसको पता है कि बेसिकली हो क्या रहा है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है, तो पहले वो प्राइस पी पे प्रोड्यूस करी थी फर्म ए की अगर बात करें, बट फर्म बी जब आ जाती है तो प्राइस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो लेफ़्ट ओवर मार्केट का 1/4 प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आउटपुट इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से कम प्राइस पर आउटपुट को बेचना पड़ रहा है, ठीक है। सो फर्म ए क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है हाफ ऑफ द मार्केट विच इज़ नॉट सप्लाइड, जो कि बी सप्लाई नहीं कर रही है, विच इज़ 1 माइनस 1/4 वो सप्लाई कर रही है, 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी 1 में से 1/4 दैट इज़ 3/4, उसका हाफ जो है वो फर्म ए प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ 3/8, ठीक है। और फिर दूसरी फर्म क्या करती है, सिंस उसको पता है फर्म ए 3/8 प्रोड्यूस करिए, तो लेफ़्ट ओवर क्या, 1 में से 3/8, उसका हाफ जो है वो फर्म बी प्रोड्यूस करती है। ये एक्शन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होता रहता है तब तक जब तक ये दोनों फर्म जो है वो 1/3 नहीं प्रोड्यूस कर लेती, ठीक है। और हर एक फर्म जो है वो अपना मैक्सिमाइज़ करती है प्रॉफिट को, बट इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ नहीं होता है इससे, ये सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन का इनका टारगेट रहता है। सो जैसे कि अब आप इसमें देख पा रहे हैं, जो कि एग्जांपल अभी पहले हमने डिस्कस किया कुर्नो मॉडल का। सो फर्स्ट फेज़ के अंदर फर्म जो ए थी दैट वाज प्रोड्यूसिंग हाफ, लेफ़्ट ओवर कितना था, 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2 जब सब्ट्रैक्ट किया हाफ बचा, उसका हाफ जो है फर्म बी प्रोड्यूस कर रही है। सिमिलरली अब क्या हुआ, जब इस फर्म ए को पता चला कि फर्म बी जो है वो 1/4 प्रोड्यूस कर रही है, तो लेफ़्ट ओवर कितना हो, 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/4, 3/4 का हाफ इज 3/8। तो ये एक्शन रिएक्शन जो है वो चलता रहता है जब तक ये फर्म 1/3 पर नहीं पहुंच जाती, ठीक है। सो दिस इज़ द कुर्नो मॉडल, ठीक है। सो ऑल्दो ये अपनी इंटरडिपेंडेंसी समझ नहीं पाती, अपने पास मिस्टेक से समझ नहीं पाती हैं कि वो उनको एक्चुअली करना क्या है। अगर वो मिस्टेक समझ जाएं तो वो मोनोपोली प्राइस भी चार्ज कर सकती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा है कि अगर फर्म रिकॉग्नाइज कर लेती है अपनी इंटरडिपेंडेंसी की, एक फर्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो मोनोपोली प्राइस जो है और मोनोपोली आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विच इज़ हाफ। तो अगर वो हाफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी तो वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकती है, ठीक है। सो अगर इंटरडिपेंडेंसी नहीं समझती तो फिर वही 1/3 ईच प्रोड्यूस करेगी, और इंडस्ट्री का एज अ होल कितना प्रोडक्शन होगा, दैट विल बी 2/3, ठीक है।
तो उस केस में उनको कम प्राइस पे भी, मोनोपोली प्राइस से कम प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, बट वो कंपेटिटिव प्राइसेस तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगा, बट मोनोपोली प्राइस नहीं चार्ज कर पाएंगी, और उस केस में इंडस्ट्री का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है। और कुर्नो मॉडल जो है उससे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं, बट इसके कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है, दैट इज़ अगर फर्म रिकॉग्नाइज कर ले अपनी मिस्टेक्स को, पास मिस्टेक्स को, तो बेटर डिसीजंस ले सकती है और मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सकती हैं कम आउटपुट प्रोड्यूस करके। और अजम्पशन जो कि हमने करी थी कि एमसी जो है वो ज़ीरो है, मतलब हमने एमसी को एक्स एक्सिस पे ले लिया था और एमआरएमसी जहाँ मीट कर रहे थे ऑन द डिमांड का वो हम प्राइस सेट कर रहे थे, तो जिसके अंदर हमने अज्यूम किया था कि एमसी जो है वो ज़ीरो है, तो कॉस्टलेस प्रोडक्शन जो है वो अज्यूम किया, विच इज़ अनरियलिस्टिक। ठीक है। सो दैट इज़ देयर। और क्लोज मॉडल जो है जिसके अंदर एंट्री जो है वो नॉट अलाउड है, ये भी एक चीज़ है जो कि विच इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज कि ये क्लोज मॉडल है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, इन रियल लाइफ इट इज़ ऑलवेज अ ओपन मॉडल। ठीक है। एंट्री अलाउड ही होती है। सो दीज आर फ्यू क्रिटिसिज्म विच आर रिलेटेड विद द कुर्नो मॉडल। अब बात कर लेते हैं नाश इक्विलिब्रियम की। सो नाश इक्विलिब्रियम जो है दिस वाज गिवन बाय अ फेमस गेम थियरिस्ट जिनका नाम था जॉन नाश। इसके अंदर बता रखा है कि हर पार्टिसिपेंट जो है वो अडॉप्ट करता है स्ट्रैटेजी जो कि बेस्ट है उसके लिए, रिगार्डलेस ऑफ विच स्ट्रैटेजी दूसरा पार्टिसिपेंट क्या चूज़ कर रहा है उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने लिए बेस्ट देखते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट है। सो कुर्नो मॉडल जो है वो भी रिप्रेजेंटेशन ही है नाश इक्विलिब्रियम का। जैसे कि हमने देखा था फर्म ए और फर्म बी जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में लगी है, उनको नहीं मतलब दूसरा क्या कर रहा है। अगर वो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी समझ लेती तो वो मोनोपोली प्राइस भी चार्ज कर सकती थी। सो कुर्नो मॉडल जो है वो रिप्रेजेंटेशन ही है नाश इक्विलिब्रियम का, बिकॉज नाश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हर पार्टिसिपेंट जो है वो अडॉप्ट ऐसी स्ट्रैटेजी करते हैं जिसके अंदर वो अपना बेनिफिट देख रहा है, दूसरे का नहीं देख रहा। ठीक है। Now let's talk about दूसरा मॉडल which is in this only non-collusive model which is Bertrand duopoly मॉडल जो कि डेवलप हुआ था इन 1883। इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है कुर्नो मॉडल के अंदर, उसके अंदर हमने बोला था कि फर्म जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसाइड करे। यहाँ पे हर एक फर्म जो है अज्यूम करती है कि दूसरी फर्म जो है विल कीप द प्राइस कांस्टेंट। उसके अंदर हमने अज्यूम किया था कि दूसरी फर्म जो है वो क्वांटिटी को फिक्स कर रही है, कांस्टेंट रख रही है, बट यहाँ पे अज्यूम करें कि फर्म जो है वो अज्यूम कर रही है कि दूसरी फर्म जो है वो प्राइस कांस्टेंट रख रही है और डिसीजन अकॉर्डिंगली ले रही है। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है। दोनों फर्म्स जो है वो फेस कर रही हैं सेम मार्केट डिमांड कर्व और मॉडल जो है वो क्लोज है। तो इसके अंदर एम क्या है, एम यही है कि मैक्सिमाइज करना खुद का प्रॉफिट। हर फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। अजम्पशन यही है कि कॉम्पिटिटर जो है वो अपना प्राइस नहीं चेंज करेगा। ठीक है। जो कि एक्चुअल में रियल लाइफ में होता नहीं है कि कॉम्पिटिटर प्राइस ना चेंज करे। अगर आप प्राइस रिड्यूस करोगे तो दूसरा रिवर्ट करता ही है, बट यहाँ पे अजम्पशन के लिए मान रखा है कि एम यही है कि मैक्सिमाइज करिए अपना प्रॉफिट और कॉम्पिटिटर जो है वो प्राइस नहीं चेंज कर रहा है। ठीक है। आउटकम्स क्या हैं, इस मॉडल में भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बट इट नेवर मैक्सिमाइज। इसमें भी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता, उनका यही मोटिव रहता है कि वो खुद के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। और इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है दैट कुड बी मैक्सिमाइज अगर फर्म जो है वो रिकॉग्नाइज करती है अपनी पास मिस्टेक्स को। अगर अपनी पास मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो सकता है। और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है दैट विल बी अ कंपेटिटिव प्राइस। ठीक है। अब एजवर्थ बॉक्स का डुओपोली मॉडल देखते हैं विच इज़ क्रिटिसिज्म ओवर कुर्नो मॉडल जो कि FY एजवर्थ ने दिया था इन 1881। बेसिक अजम्पशन यही है कि राइवल जो है वो कंटिन्यू करेगा टू चार्ज द सेम प्राइस इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही इज चार्जिंग। ठीक है। स्लाइट मॉडिफिकेशन है जो कि बर्ट्रांड मॉडल से है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है हर एक फॉर्म की दैट इज़ डुओपोलिस जो है वो लिमिटेड है और होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी कॉस्ट जो है दैट इज़ ज़ीरो कॉस्ट। ठीक है। सो ये डुओपोलिस्ट मॉडल है एजवर्थ डुओपोली सोल्यूशन
जिसके अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो ये बता रखे हैं। इसमें आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं ओपी जो है दैट इज़ द प्राइस जो कि चार्ज हो रहा है। सो दिस इज़ द ओपी विच इज़ द प्राइस विच इज़ चार्ज्ड बाय द मोनोपोली प्राइस जो चार्ज हो रहा है। एंड ओ क्यू जो है वो कंपेटिटिव प्राइस है। सो ओ क्यू जो है दिस इज़ द कंपेटिटिव प्राइस, दिस इज़ द मोनोपोली प्राइस। ठीक है, सो प्राइस जो है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन द मोनोपोली प्राइस एंड कंपेटिटिव प्राइस। ठीक है, तो इस केस में कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हम नहीं पहुंच पाते अगर हम बात करें एजबर्ग डुओपोली मॉडल की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ देयर इज चेम्बरलेन ओलिगोपोली मॉडल। इसमें स्मॉल ग्रुप मॉडल ही होता है ओलिगोपोली के अंदर, और जो फर्म्स हैं वो रिकग्नाइज नहीं करती अपनी इंटरडिपेंडेंसी को कि एक फर्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इंडस्ट्री जो है इधर अगर नहीं करती इंटरडिपेंडेंसी को रिकग्नाइज तो उनका सोल्यूशन या कुर्नो होता है या बोर्ट्रैंड होता है। बट अगर फर्म रिकग्नाइज कर लेती है अपनी इंटरडिपेंडेंसी को जल्दी से और अपनी पास्ट मिस्टेक्स से लर्न करती हैं और अडॉप्ट करती हैं प्लान्स को, तो उस केस में जो चेम्बरलेन मॉडल होगा वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा और फर्म जो है वो मोनोपोली प्राइस और मोनोपोली आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी अगर वो रिकग्नाइज कर लेती है अपनी इंटरडिपेंडेंसी, अपनी पास्ट मिस्टेक से समझ लेती हैं। तो उस केस में मोनोपोली प्राइस और आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है और इंडस्ट्री का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। और अगर हम बात करें मोनोपोली के सोल्यूशन की, वो हम अचीव कर सकते हैं इवन विदाउट कल्यूजन। कल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, मोनोपोली सोल्यूशन वैसे भी अचीव हो जाएगा। सो इन दिस एडवांस मॉडल विच इज़ जो कि हमने प्रीवियस मॉडल के अंदर पढ़ा था कि कुर्नो और बोर्ट्रैंड में वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को ही रिकग्नाइज नहीं कर पाती। बट जो अगर हम चेम्बरलेन की बात करें वो एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें जो फर्म्स हैं दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू रिकग्नाइज देयर पास्ट मिस्टेक्स। अकॉर्डिंगली वो अगर इंटरडिपेंडेंसी रिकग्नाइज कर लेती हैं तो वो मोनोपोली सोल्यूशन पे रीच कर जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द किंग डिमांड कर्व जो कि किसने दिया था, पॉल सूजी ने दिया था इन 1939। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कि जो डिमांड कर्व होता है उसके अंदर एक किंग होता है। ठीक है, विच इज़ द ऑपरेशनल टूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। और जो हमारा डिमांड कर्व होता है ओलिगोपोलिस्ट के अंदर, उसके अंदर एक किंग होता है। सो आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो ऐसे किंक रहता है डिमांड कर्व में। सो दिस इज़ द AR और प्राइस यू कैन से। और जो हमारा MR होता है उसमें एक डिसकंटिन्यूस सी रेंज रहती है। इफ़ आई ड्रॉ इट बिगर, सो ऐसे एक किंक रहता है डिमांड कर्व में। और जो हमारा MR कर्व है उस केस में MR कर्व में ऐसा होता है, MR कर्व के बीच में एक डिसकंटिन्यूस रेंज होती है। तो डिमांड कर्व जो ओलिगोपोली का है ये किंक बेसिकली ये बताता है कि अगर एक फर्म प्राइस को रिड्यूस करेगी तो दूसरे फॉलो करेंगे, बट अगर एक फर्म प्राइस को इंक्रीज करेगी तो दूसरे फॉलो नहीं करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली द प्राइस रिजिडिटी मॉडल, जिसके अंदर बता रखा है कि एक फर्म अगर प्राइस रिड्यूस करेगी तो दूसरे फॉलो करेंगे, एक फर्म अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो दूसरे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, सो डिमांड कर्व जो ओलिगोपोलिस के अंदर होता है दैट इज़ अ किंग डिमांड कर्व जो कि रिफ्लेक्ट करता है बिहेवियर फॉर्म्स का क्या है। इसमें हॉल और हिंच जो हैं वो उनके फेमस आर्टिकल के अंदर प्राइस थ्योरी के और बिजनेस बिहेवियर में उन्होंने एक्सप्लेन कर भी रखा है इससे पहले। ठीक है, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं देयर इज़ अ किंक इन द डिमांड कर्व जिसमें ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज़ द इलास्टिक पोर्शन। ठीक है, दिस इज़ द इलास्टिक पोर्शन एंड दिस इज़ द इनइलास्टिक पोर्शन। ठीक है, दैट इज़ देयर। सो दिस वाज अ मॉडल दैट वाज गिवन बाय पॉल सूजी। और यहाँ बीच में जो है देयर इज़ अ डिसकंटिन्यूस रेंज। MR जो है उसके बीच में एक डिसकंटिन्यूस रेंज होता है जो कि जहाँ पे किंक होता है वहीं पे ही डिसकंटिन्यूस रेंज होता है जहाँ से MC जो है वो पास कर जाते हैं। ठीक है, सो अगर यही चीज़ लिखी है कि किंक क्यों है, बिकॉज अगर फर्म इंक्रीज करेगी प्राइस तो दूसरे कॉम्पिटिटर फॉलो नहीं करेंगे, बट अगर एक फर्म प्राइस रिड्यूस करेगी तो दूसरे उसे फॉलो करेंगे, ड्यू टू विच जो किंक होता है डिमांड कर्व का उसकी वजह से MR में एक डिसकंटिन्यूस रेंज होती है विच इज़ अ लेवल ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू द किंक के नीचे ही वो डिसकंटिन्यूस रेंज होता है और MC जो है वो पास करती है थ्रू दैट डिसकंटिन्यूस सेगमेंट ओनली। और जो हमारा स्मॉल चेंज होता है कॉस्ट के अंदर दैट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है,
सो दैट इज़ देयर एज लॉन्ग एज जब तक हमारी MC पास करती है उस डिसकंटिन्यूस रेंज से तो फर्म मैक्सिमाइज कर लेती है प्रॉफिट। अगर इनके बीच में इनकी इलास्टिसिटी, जैसे हमने ऊपर देखा इन इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन और नीचे वाला जो है वो इन इलास्टिक रीजन है, अगर इनकी इलास्टिसिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो अपर और लोअर सेगमेंट के बीच में जो किंग डिमांड होगा दैट विल बी, जो डिस्टेंस होगा बीच में वो वाइडर होगा, जो डिसकंटिन्यूस रेंज होगा MR का दैट विल बी वाइडर। बट अगर राइज कर जाए कॉस्ट इन जनरल तो दैट विल अफेक्ट द फर्म की, फर्म को इक्वली अफेक्ट करेगी और फर्म जो है वो इंक्रीज कर देगा प्राइस को और दूसरे जो है उसको फॉलो कर लेंगे उस केस में। ठीक है, सो यही चीज़ बता रखी है अबव द किंग और बिलो द किंग। सो अबव द किंग जैसे कि हमने पहले डायग्राम के अंदर भी देखा था, क्या चीज़ देखी थी, आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन। सो इफ़ दिस इज़ द डायग्राम, तो ये हमारा डिमांड कर्व है एंड दिस इज दूसरा द किंग दैट इज देयर। सो दिस इज द किंग एंड दिस इज द, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज, आई विल जस्ट ड्रॉ इट अगेन। सो ये हमारा डिमांड कर्व है एंड दिस इज द MR कर्व और साथ ही साथ में देयर इज दिस डिसकंटिन्यूस रेंज दैट इज देयर। सो दिस इज द डिसकंटिन्यूस रेंज। तो ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज़ द इलास्टिक रीजन, नीचे वाला इन इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन में लोग जो हैं वो रिएक्ट करते हैं मोर प्रोपोर्शनेटली टू प्राइस राइज, प्राइस राइज को एकदम से रिएक्ट करते हैं। बट इन इलास्टिक रीजन में डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस प्राइस चेंज की वजह से कम होता है। तो अगर इलास्टिक रीजन में प्राइस हाइक होता है तो देयर इज़ अ ह्यूज रिडक्शन इन द डिमांड। ठीक है, सो फर्म प्रेफर करते हैं कि प्राइस रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ पे प्राइस जो है वो रिड्यूस होना चाहिए इलास्टिक रीजन के अंदर। बट इन केस ऑफ दिस बिलो द किंग वाले केस में प्राइस रिडक्शन ही प्राइस इंक्रीज को प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज फर्म अगर प्राइस रिडक्शन होगी तो उस केस में प्रॉफिटेबल नहीं होगा फर्म को ऑपरेट करना, तो देर इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस दैट इज़ फॉलोड। और फर्म्स जो है इस केस में रिड्यूस करती हैं, अगर हम इलास्टिक रीजन की बात करें तो फर्म रिड्यूस करती हैं प्राइस को टू रीच द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे वो प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाएं। ठीक है, सो आई होप ये किंग वाला पोर्शन एवरीथिंग इज़ क्लियर। और एट द पॉइंट ऑफ किंग क्या होता है, देर इज़ अ प्राइस रिजिडिटी। एक पॉइंट ऑफ किंग पे क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलास्टिसिटी, और क्वांटिटी में भी रिजिडिटी रहता है ड्यू टू डिसकंटिन्यूस रेंज जो कि MR कर्व का होता है। पॉइंट टू द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट की बात करें, जस्ट अ सेकेंड आई विल ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन। सो इफ दिस इज़ द डायग्राम जिसमें this is the MR curve, the demand curve, and this is the MR curve. So this is the, ये हमारा MR curve है, ठीक है, and this is the AR और डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसमें बता रखा है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड यहाँ पे, एंड दिस इज़ द MC। यहाँ पे अगर हम बात करें तो MR ज़्यादा होता है और राइट साइड में MR ज़्यादा होता है, MC इज़ मोर। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो इस रीजन में टुवर्ड्स दिस साइड MR ज़्यादा है, MC कम है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो MC ज़्यादा है, MR कम है। ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट MR ज़्यादा होता है MC से, टुवर्ड्स द राइट MR जो है दैट इज़ लेस देन MC ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है। सो एट द पॉइंट ऑफ किंग MR और MC बराबर होते हैं। ठीक है, सो जो रिजिडिटी है प्राइस के अंदर दैट बेसिकली लीड्स द फर्म टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। वो हमने पहले भी बात करी थी, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन तो ओलिगोपोली में रहता है। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इन द सेंस एडवर्टीजमेंट करके फर्म्स जो है वो ट्राई करती है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सेल्स को इंक्रीज करना। सो दैट इज़ देयर। नेक्स्ट इज स्टैकलबर्ग डुओपोली मॉडल, जो कि हमें किसने दिया था, जर्मन इकोनॉमिस्ट हिनरिच वॉन स्टैकलबर्ग ने दिया था, एंड इट इज़ एन एक्सटेंशन टू कुर्नो मॉडल।
वन ऑफ द डुओपोलिस जो कि सफिशेंटली सोफिस्टिकेटेड होती हैं, इसमें बेसिकली स्टैकलबर्ग में फॉर्म्स जो होती हैं सफिशेंटली सोफिस्टिकेटेड होती हैं कि वो रिकॉग्नाइज करती हैं अपने कंपेटिटर के एक्ट को, जो कि कुर्नो के अंदर नहीं था। कुर्नो में हमने पढ़ा था कि वो मिस्टेक्स करती हैं, पास मिस्टेक्स को समझती नहीं है और ये नहीं देखती कि एक फॉर्म दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। बट स्टैकलबर्ग में दे आर इंटेलिजेंट इनफ। सो जो फॉर्म्स होती हैं वो रिएक्शन कर्व देखती हैं राइवल का और वो इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं अपने प्रॉफिट फंक्शन में उस चीज़ को। सो इससे क्या होता है, वो हेल्प करती हैं कि वो मैक्सिमाइज कर सकें लाइक अ मोनोपोलिस्ट। ठीक है, सो इसमें यही डायग्राम इज गिवन जिसके अंदर दिस इज, ये जो कर्व है दिस इज हमारा, जस्ट अ सेकेंड, या दिस कर्व जो है दिस इज द बी का रिएक्शन कर्व एंड दिस इज ए का रिएक्शन कर्व। ठीक है, एंड दीज आर ऑल स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम विद, अगर हम ए के साथ है जिसके अंदर ए जो है वो सोफिस्टिकेटेड लीडर है, और इस केस में यहाँ पे स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम है जहाँ पे बी जो है वो सोफिस्टिकेटेड लीडर है। बीच में जो सोल्यूशन है दैट इज़ अ कुर्नो सोल्यूशन। स्टैकलबर्ग में बेसिकली होता क्या, एक अगर दोनों ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स हैं तो कुछ भी, कोई भी चीज़ जो एक भी फॉर्म जो है वो प्रॉफिट को ढंग से मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी। और अगर एक जो फॉर्म है वो सोफिस्टिकेटेड है और दूसरी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, एक लीडर है एक फॉलोअर है, तो उस केस में जो लीडर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगी, फॉलोअर नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ ओनली देयर कि दोनों अगर सोचें कि हम दोनों लीडर बन रहे हैं तो दोनों लीडर बनेंगी, तो उस केस में किसी का भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इफ़ वन फॉर्म सोफिस्टिकेटेड है तो दैट इज़ वो एक लीडर है, तो उस केस में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाएंगे। अगर दोनों ही सोचें दोनों लीडर बन रहे हैं तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाएंगे। दैट केस दैट विल बी स्टैकलबर्ग का डिसइक्विलिब्रियम रहेगा, जहाँ पे दोनों ही लीडर की तरह बिहेव करना चाहेंगे, क्योंकि उस केस में दोनों ही अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रही हैं, तो उस केस में हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाएंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब एक फॉर्म सोफिस्टिकेटेड है, मतलब वो लीडर है, दूसरी जो है दूसरी फॉलोअर है, तो उस केस में एक नैश इक्विलिब्रियम पे हम पहुंच पाएंगे एंड दैट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो रिजल्ट इज़, अगर दोनों सोचें कि हम फॉलोअर की बजाय दोनों ही लीडर बन रहे हैं, तो देयर विल बी अ प्राइज वॉर और एक फॉर्म को तो सरेंडर करना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाएंगे। या दूसरा सोल्यूशन ये है कि वो कल्यूड कर जाएं, दे एग्री टू कल्यूड एज अ फॉलोअर, सो दैट कैन बी अ सोल्यूशन। ठीक है, कल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर जैसे हमने बात करी थी, कार्टेल होती है जिसमें फॉर्म्स जो हैं वो कल्यूड कर जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। जैसे कि ओपेक के अंदर है, तो वो जब इकट्ठी हो जाती हैं तो कलेक्टिवली डिसाइड कर लेती हैं प्राइस या क्वांटिटी को, जिसकी वजह से वो कंपटीशन को ख़त्म कर देती हैं और जॉइंट प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर लेती हैं। सो इनका एम यही रहता है कि जॉइंट प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट अग्रीमेंट दैट इज़ अमंग द कंपीटिंग ओलिगोपोलिस्ट, जिसकी वजह से वो रिड्यूस कर सकते हैं अनसर्टेनिटी को, कि अगर कल्यूड कर दिया तो compete करना नहीं पड़ेगा, तो अनसर्टेनिटी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। एज अ रिजल्ट वो इंडस्ट्री का जॉइंट प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर पाएंगी। ठीक है, एज अ होल उनका इंडिविजुअल फॉर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं होता, जॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, दैट इज़ देयर मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। और इसमें देयर इज़ मार्केट शेयरिंग कार्टल्स होती हैं जिसके अंदर, जो कि बहुत कॉमन और पॉपुलर है, जैसे कि मोर फ्रीडम ऑन द स्टाइल ऑफ द आउटपुट या सेलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन अग्रीमेंट्स हो जाते हैं, जिसके अंदर फर्म्स जो हैं वो अग्री करती हैं एक कॉमन प्राइस के ऊपर एट विच वो हर फर्म जो है उसी पे ही बेचेगी जो वो सेल करना चाहती हैं, जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके ऊपर एक कॉमन प्राइस पे वो कर लेती हैं, अग्री कर जाती हैं कि हम इसी प्राइस पे ही बेचेंगे। सो फ्रीडम ऑन सेलिंग पॉलिसीज़ रहती है, जो एडवर्टीजमेंट है उसमें भी फ्रीडम रहती है क्वालिटी और अपीयरेंस के अंदर, बट दिस इज़ यूजली अनस्टेबल रहता है नेचर के अंदर, जो नॉन प्रॉफिट कंपटीशन अग्रीमेंट है। और दूसरा जो होता है दैट इज़ शेयरिंग ऑफ मार्केट बाय एग्रीमेंट ऑन कोटाज, जिसके अंदर फर्म्स जो है वो अग्री कर जाती हैं ऑन क्वांटिटी जिस पे वो सेल करेंगी। पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज शेयर करी थी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक डिसीजन करी थी कि हम इस कॉमन प्राइस पर बेचेंगे। दूसरा कोटाज है, इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं बेचेंगे हम, कोटाज डिसाइड कर लेते हैं, ईच मेंबर जो है वो बोलती हैं कि इससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे एट अ पर्टिकुलर अग्रीड प्राइस।
ठीक है। सो दैट इज़ देयर। प्राइस लीडरशिप में 3 फॉर्म्स होती हैं, दैट इज़ डोमिनेंट फॉर्म, दूसरा इज़ लो कॉस्ट फॉर्म एंड थर्ड इज़ बैरोमेट्रिक। इसका मैं ब्रीफ बता देती हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट यू शुड नो द बेसिक। सो डोमिनेंट फॉर्म प्राइस लीडरशिप में क्या होता है, एक फॉर्म जो होती है वो डोमिनेंट होती है, दूसरी क्या होती है, लीडर होती है। तो जो डोमिनेंट फॉर्म है और लीडर फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म डोमिनेंट क्यों होती है, बिकॉज उसका मार्केट शेयर ज़्यादा होता है, और एक फ्रिंज फॉर्म होती है बिकॉज उसका मार्केट शेयर कम होता है। तो वो ऐसा कुछ करती हैं कि वो जो डोमिनेंट फॉर्म है वो फ्रिंज फॉर्म का, उसका डिमांड का उसे पता होता है कि एक्चुअल में टोटल डिमांड पता होता है और उसकी सप्लाई पता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिमांड जो है वो निकाल लेती है और अकॉर्डिंगली वो प्राइस सेटल करके उस प्राइस पर बेचती है। लो कॉस्ट में होता है एक फॉर्म लो कॉस्ट प्रोड्यूसर होती है और दूसरी जो है वो हाई कॉस्ट पर प्रोड्यूस करती है। अकॉर्डिंगली वही चीज़ होती है कि विन कौन कर सकता है, जो लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करे। सो लो कॉस्ट फॉर्म्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती हैं और दूसरी फॉर्म जो है उसको फॉलो करना पड़ता है लो कॉस्ट फॉर्म को ही, क्योंकि अगर वो उस जो लो कॉस्ट फॉर्म प्राइस डिक्टेट करेगी, दूसरी फॉर्म को भी वही प्राइस पे ही चलना पड़ता है, बिकॉज अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी तो कोई उससे लेगा नहीं उस प्रोडक्ट को। सो लो कॉस्ट फॉर्म इज़ दैट एंड बैरोमेट्रिक इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमिनेंट फॉर्म या लो कॉस्ट फॉर्म, क्या उसका मार्केट शेयर बड़ा है छोटा है, उसको कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करती है, बट जो अच्छी फोरकास्टर है वही विन करेगी, दैट इज़ बैरोमेट्रिक। आई होप ये समझ में आया होगा, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आई होप ये पूरा ओलिगोपोली समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।